हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में बात करेंगे। आज हमारा पार्ट 3 है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के लेक्चर का। और आज हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आपको पता लगेगा हमारी कंपनीज कितने तरीके की होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने तरीके से बनकर, कितने फॉर्म्स में बनकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इमेजिन करते हैं 50 फैमिलीज हैं और ये एक टाउन में रहती हैं। नॉर्मली ये अपनी हर एक चीज जो भी ये ग्रोसरी में खरीदते हैं हर रोज, ये उसके लिए एक एक्स्ट्रा पे करते हैं। क्यों? यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने कोई भी आर्टिकल 10 रुपीज का होलसेलर को दिया। होलसेलर से वो आर्टिकल 10 की बजाय रिटेलर के पास 12 का गया। रिटेलर ने वो कस्टमर को 15 का दिया। मतलब आर्टिकल जो 10 रुपीज का है कंज्यूमर तक 15 का हुआ, वो 50% अपनी कॉस्ट राइज कर गया। अब जब कंज्यूमर अपनी डेली नीड्स इस तरीके से मिडिल मैन के थ्रू पूरा करता है तो नेचुरली उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो कस्टमर के एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया। यहां पर इस 50 फैमिलीज ने डिसाइड किया है कि वो एक अपनी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी डिजाइन करते हैं। अब ये सोसाइटी काम कैसे करती है? ईच फैमिली बिकम अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हमारी फैमिलीज हैं वो पूरी की पूरी सोसाइटी की मेंबर बन गई हैं। द सोसाइटी बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क। अब सोसाइटी क्या कर रही है? 50 मेंबर्स के लिए सामान मैन्युफैक्चर से ले रही है। अब मैन्युफैक्चरर ने 10 रुपीज का सामान जो है सोसाइटी को दिया और सोसाइटी ने यहाँ पर होलसेलर रिटेलर को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। अब ये 10 रुपए का सामान जो सोसाइटी के पास है ये कंज्यूमर पर गया, तो कंज्यूमर को सामान बहुत ज्यादा सस्ता मिला और कहीं ना कहीं उसके एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ। द कोऑपरेटिव सोसाइटी देन सेल दीज प्रोडक्ट जैसे राइस, व्हीट, शुगर अपने मेंबर्स को देते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। यहाँ पर कोई भी मिडिल मैन नहीं है और प्राइसेस हमेशा लोअर रेट पर अपने मेंबर्स को दिए जाते हैं। मेन पर्पस क्या है इस सोसाइटी का? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करना। अब अगर मैं बात करता हूँ मेंबरशिप की, तो कंज्यूमर हु वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजनेबल प्राइस, कोई भी कंज्यूमर जो अच्छा सामान रिजनेबल प्राइस पर चाहता है वो इन सोसाइटीज के मेंबर बन सकते। नाउ द सेकंड इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन ए विलेज देयर आर 20 स्मॉल आर्टिशियंस। एक गांव है, वहां पर 20 छोटे छोटे आर्टिशियंस हैं। हु मेक हैंडमेड पोट्री, वो हैंडमेड पोट्री बना रहे हैं। However, they struggle to get raw material like clay at affordable price and sell their product at good rate. अब प्रॉब्लम क्या है? ये जो 20 आर्टिशियंस हैं इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, इस वजह से इनको अच्छी क्वालिटी का सामान हमेशा बहुत महंगा मिलता है। अब यहाँ पर जितने भी आर्टिशियंस हैं इन लोगों ने अपनी एक प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। एज ए मेंबर दे कंट्रीब्यूट मनी टू फॉर्म द सोसाइटी। यहाँ पर 20 के 20 ने सोसाइटी बनाने के लिए अपना पैसा कंट्रीब्यूट करा, विच इज देन यूज बाय रॉ मटेरियल। और अब ये क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं। यहाँ पर सोसाइटी बल्क में रॉ मटेरियल बाय करती है अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, जैसे क्ले हो गया, पेंट हो गया। दिस वे दे गेट द मटेरियल एट चीप प्राइस। अब जब सोसाइटी बल्क में अपने आर्टिशियंस के लिए सामान बाय कर रही है तो डेफिनेटली आर्टिशियन को सामान बहुत सस्ते रेट पर मिलता है। अब देखिएगा ये जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है इसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या हुआ? द स्मॉल आर्टिशियन बेनिफिटेड बाय गेटिंग रॉ मटेरियल एट लोअर प्राइस। अब यहाँ पर जो सोसाइटी है जितने भी आर्टिशियंस उनको सस्ते रेट पर सामान अवेलेबल करा रही है एंड सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट बेटर प्राइस, और उनके सामान को बेटर प्राइस में बेचती भी है, वाइल ऑल्सो शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द कोऑपरेटिव। और इस पूरी डील में जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारे के सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नाउ द थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में 4 फार्मर्स हैं। 4 फार्मर्स की अलग अलग आउटपुट है। इन्होंने ये देखा कि कोई भी मिडिल मैन इनके पास आता है, अलग अलग इंडिविजुअली फार्मर से डील करता है और कहीं ना कहीं उसको नेगोशिएट करता है। अब यहाँ पर मिडिल मैन के पास चॉइसेस बहुत सारी है कि 4 फार्मर्स है, किसी के भी सब पास जाके सामान ले लेंगे। बट जब इन फार्मर्स को लगा मिडिल मैन इनको इस तरीके से चीट कर रहे हैं, सस्ता सामान इनसे ले रहे हैं, तो इन फार्मर्स ने इकट्ठे मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब यहाँ पर फार्मर 1 जो है 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वेजिटेबल्स की, बी जो है 20,000 फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके से चारों ने अपना सारा का सारा आउटपुट इकट्ठा किया और उस सोसाइटी के थ्रू मिडिल मैन को
एलिमिनेट करते हुए कस्टमर तक सेल कराया। इन ए रूरल एरिया देयर आर मेनी स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। रूरल एरिया में बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को तैयार करते हैं। However, they find it difficult to sell their product at good price। अब इन फार्मर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अच्छे रेट पर इनका सामान लेता ही नहीं है कोई इन द मार्केट, बिकॉज दे लैक प्रॉपर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ये फार्मर्स ना ही तो पैकेजिंग बहुत अच्छी कर पाते हैं और ना ही इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। अब यहाँ पर ये जितने भी फार्मर्स हैं इन्होंने मिलकर एक मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। ऐसे मेंबर दे पूल देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं सारे के सारे अपना टोटल आउटपुट एक जगह इकट्ठा करते हैं, उस सोसाइटी को हैंड ओवर करते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक केयर ऑफ पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इनके सामान को एक अच्छी पैकेजिंग देती है, इनके सामान को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है और उनकी मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट को, सेलिंग देम इन बिगर मार्केट और टू लार्ज बायर। अब यहाँ पर ये सोसाइटी या तो बहुत बड़े बड़े बायर्स को सामान बेचती है या बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स में इनका सामान बेचती है। एट द एंड ऑफ द सीजन द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ईच ऑन कॉन्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर इस फार्मर ने 10,000 यूनिट्स थी, सेकंड फार्मर की 20,000 यूनिट्स थी, तो सोसाइटी जो है इनका सारा का सारा आउटपुट बेचने के बाद इनकी यूनिट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द स्मॉल फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट बेटर प्राइसेस। इस सोसाइटी का बेनिफिट ये है कि इन फार्मर्स का जितना भी सामान है एक बेटर प्राइस पर बिक जाता है, रिड्यूस मार्केट कॉस्ट, मार्केट की कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट वगैरह इनमें शेयर हो जाते हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेनली फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस क्या है, देखिएगा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन पर्पस कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मेन पर्पस स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना। ऐसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस है फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट फार्मर्स इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट रीजनेबल कॉस्ट। देखिएगा बहुत सारे फार्मर्स आपस में जब इकट्ठे होते हैं तो वो इस बात के लिए बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि उनका जो मटेरियल है, चाहे वो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो अलग अलग जाकर अलग अलग शॉप से बहुत कॉस्टली लेते हैं। तो यहाँ पर जब फार्मर्स को लगा कि हम अलग अलग शॉप पर जा रहे हैं, इंडिविजुअली जा रहे हैं, बहुत सारा ये सामान बहुत कॉस्टली ले रहे हैं, तो उन सब फार्मर्स ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और उसके बाद सारी की सारी सोसाइटी में पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट करा और वो सोसाइटी जो है जाकर सभी फार्मर्स के लिए सस्ते रेट पर इनपुट सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह बाय करती है और फार्मर्स में वो रीजनेबल रेट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फार्मर्स हु वांट टू इंप्रूव फार्मिंग एक्टिविटीज, नॉर्मली इसमें वो मेंबर्स बनते हैं जो फार्मिंग एक्टिविटीज को इंप्रूव करना चाहते हैं। सप्लाईज क्वालिटी सीड, ये जो सोसाइटी होती है अपने फार्मर्स को क्वालिटी सीड सप्लाई करते हैं। फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड कराते हैं। फार्मर्स फॉर्मिंग अ सोसाइटी टू जॉइंटली बाय सीड्स एंड मशीनरी टू इंप्रूव क्रॉप yield। अब सपोज करिएगा एक ट्रैक्टर है, फार्मर्स एक एक फार्मर के पास इतना पैसे नहीं कि वो ट्रैक्टर बाय कर सके, तो इन्होंने क्या करा, 10 फार्मर्स आपस में इकट्ठे हुए, हर एक फार्मर ने सिर्फ 50,000 रुपीज आपस में इन्वेस्ट करा और एक 5-6 लाख का ट्रैक्टर लेकर आ गए और वो जो ट्रैक्टर है 10 के 10 फार्मर्स यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपस में मनी कंट्रीब्यूट करके अपने फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स, मशीन्स होती है वो सब भी ये बाय करते हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस ये है कि जितने भी हमारे लोकल फाइनेंसर हैं उन सब से मेंबर्स को एक्सप्लॉयटेशन रोकना। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको पैसे की जरूरत है, बैंक में आप बहुत सारा पेपर वर्क के इस वजह से लोन नहीं लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेते हैं और प्राइवेट फाइनेंसर जो है आपको हमेशा बहुत हायर एंड इंटरेस्ट पर पैसा देता है और ये कहीं ना कहीं आपका एक एक्सप्लॉयटेशन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 10, 15, 20 मेंबर्स जिन्हें यूजुअली पैसों की जरूरत पड़ती रहती है वो आपस में इकट्ठे हुए, उन लोगों ने एक सोसाइटी फॉर्म करी और उस सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम बना लिया कि हर महीने हम 10,000 रुपये सोसाइटी में देंगे। 15 मेंबर हैं, टोटल 1.5 लाख रुपए इकट्ठा होगा और जिस मेंबर को इस 1.5 लाख रुपए की जरूरत होगी उसको ये रीजनेबल इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कराएंगे। अब नेचुरली मेंबर वही पैसा लेगा जिसे जरूरत है क्योंकि इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन इस वजह से बच जाएगा क्योंकि प्राइवेट फाइनेंसर के कंपेरेटिवली इंटरेस्ट रेट बहुत माइन्यूट होगा। मेन पर्पस है इस सोसाइटी का, प्रोवाइड इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स। मेंबर्स नॉर्मली पीपल सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प इन फॉर्म ऑफ लोन। नॉर्मली वो मेंबर्स इसमें बनते हैं जिन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है, बहुत हल्के, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा चाहिए होता है। लोन्स प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैपिटल डिपॉजिटेड कलेक्टिवली फ्रॉम मेंबर, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे पैसा हर महीने इकट्ठा करते हैं और जिसको जरूरत होती है उसको एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर फॉर्मिंग अ सोसाइटी टू प्रोवाइड लोन्स टू ईच अदर एट लो इंटरेस्ट रेट। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, देखिएगा किसी भी एक आम आदमी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो,
लेकिन घर बनाना आज की डेट में ड्रीम ही रह गया। क्यों? बहुत महंगे घर हो गए हैं, लैंड बहुत कॉस्टली हो गई है, और इतना सारा पैसा बल्क में देना तो देखिएगा हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स आपस में इकट्ठे हुए, 15-20 मेंबर्स इकट्ठे हुए, उन लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करा और एक सोसाइटी बनाई। उस सोसाइटी ने क्या किया, लैंड ली, और लैंड एक चूंकि बल्क में ली है 15 मेंबर्स के लिए, वो एक रीजनेबल रेट पर मिली, और वो लैंड जो है सोसाइटी मेंबर्स को इंस्टॉलमेंट में, एक बहुत हल्की इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करा दी। हेल्प पीपल विद लिमिटेड इनकम कंस्ट्रक्ट हाउसेज एट रीजनेबल रेट। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो सोसाइटी होती है अपने मेंबर्स को प्लॉट या हाउसेज बहुत रीजनेबल रेट पर देते। कौन इनका मेंबर बनता है? हु वांट अफोर्डेबल हाउसिंग। तो नॉर्मली जो भी एक अफोर्डेबल हाउस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा घर तो बन जाए बट बहुत एक रीजनेबल रेट पर बने, वो इनके मेंबर्स बनते हैं। कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स ऑन प्रोवाइडिंग लोन अलाउइंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। नॉर्मली ये सोसाइटीज जो होती है फ्लैट्स बनाती है, घर बनाती है, प्लॉट देते हैं, और ये सब पैसा बहुत ईजी इंस्टॉलमेंट में मेंबर से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिलीज फॉर्मिंग अ सोसाइटी टू बिल्ड अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स एंड पे फॉर देम ओवर टाइम। नाउ द टॉपिक इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। A joint stock company is a group of people formed to do business. Joint stock company एक group of people होता है, और ये सारे के सारे लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, और ये सभी के सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तैयार करते हैं। वोटिंग देने के बाद इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और वो ही हमारी कंपनी को रन करते हैं विद इट्स ऑन लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। रिमेंबर, ये जो कंपनी तैयार होती है इसकी आइडेंटिटी मेंबर से अलग होती है। अलग आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि अगर आपने पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब आप रिलायंस के मेंबर, शेयर होल्डर हो। लेकिन अगर लोन रिलायंस कंपनी लेती है तो इसका मतलब वो लोन रिलायंस कंपनी ने लिया है, ना कि शेयर होल्डर ने लिया, आपने नहीं लिया। ऐसे ही अगर रिलायंस कंपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करती है तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी रिलायंस कंपनी की है, ना कि आप शेयर होल्डर्स की। तो एक तरीके से कंपनी की डील उसके मेंबर से अलग मानी जाती है, एंड दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल स्टेटस, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है ये अपने आप में, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब मेंबर्स चेंज होते रहेंगे लेकिन कंपनी फॉर एवर चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, मतलब एक कंपनी सिग्नेचर हाथ से तो नहीं कर सकती, तो वो क्या करते हैं, स्टैंप का यूज करते हैं अपने पेपर्स पर, एंड दैट इज नोन एज ऑफिशियल सिग्नेचर। नॉर्मली कंपनी जो होती है, कंपनी एक्ट 2013 में बनती है। अगर हम लीगल डेफिनेशन की बात करते हैं तो सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 220 ये बताता है कि कोई भी कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है उसी को हम लोग कंपनी मानते हैं, या इससे पहले किसी एक्ट में वो ऐसे ही रजिस्टर्ड हो। तो मैं आपको बता दूं 2013 से पहले 1956 था हमारा कंपनी एक्ट। अगर आपकी कंपनी 1956 में रजिस्टर्ड है या 2013 एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी मानी जाएगी। नॉर्मली जो शेयर होल्डर होते हैं वो ही हमारी कंपनी के ऑनर होते हैं, क्योंकि उन्हीं का पैसा कंपनी में इन्वेस्टेड होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब अगर आप देखिएगा ये रिलायंस है, रिलायंस में पैसा तो बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं और उससे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक तरीके से सभी के सभी शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सारा बिजनेस ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, और उसके अगेंस्ट अपनी सैलरी या शेयर, जो भी इनका टर्म्स कंडीशन डिसाइडेड होती है, उसको ये लेते हैं। इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर टू मैनेज द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी होते हैं शेयर होल्डर्स इनको इलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी को मैनेज ये कर सकें। शेयर होल्डर्स हैव इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस ऑपरेशन, मतलब शेयर होल्डर सिर्फ इनको इलेक्ट करता है, उसके बाद क्या रॉ मटेरियल आएगा, मशीन्स कैसे लेकर आनी है, कैसे फैक्ट्रीज को एक्सपेंड करना है, बिजनेस डील कैसे करनी है, इंटरनेशनल ब्रांचेस कैसे खोलनी है, ये सब के सब डिसीजन जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ कैपिटल और शेयर की, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड शेयर। देखिएगा एक कंपनी है, उस कंपनी को 10 करोड़ रुपए चाहिए, उस कंपनी ने क्या किया, अपने 10 करोड़ रुपए को 10 रुपीज के ईच पार्ट में डिवाइड करा, और ये जो कंपनी का एक एक छोटा छोटा पार्ट है 10-10 रुपए में डिवाइडेड है, इसको हम लोग शेयर्स कहते हैं। विच कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर मैंने 10-10 रुपए के 100 शेयर लिए, मतलब मैंने 1000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट करा, फ्यूचर में मुझे पैसों की जरूरत हुई तो मैं ये अपने शेयर्स किसी दूसरे मेंबर को सेल कर सकता हूँ। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम इमेजिन करते हैं लार्ज बिजनेस की, लाइक अ टेक कंपनी, कोई भी टेक कंपनी हो सकती है, हमने एग्जांपल में सैमसंग लिया है, वेयर मैनी पीपल इन्वेस्ट मनी बाय शेयरिंग। अब सैमसंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके शेयर्स को बाय करते हैं। दीज इन्वेस्टर आर शेयर होल्डर, अब ये लोग जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, एंड ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी दे इलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जितने भी शेयर होल्डर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं
टू रन द कंपनी। अब यहाँ पर शेयर होल्डर जिसकी कपड़े की शॉप है उसने सैमसंग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करा, 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 5,000, जो भी उसका बजट है, और वो पैसे इन्वेस्ट करने के बाद अपने कपड़े के बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो कंपनी कौन चलाएगा? कंपनी इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन करेंगे, वाइल दे themselves डोंट मैनेज डे टू डे ऑपरेशन। अब शेयर होल्डर तो खुद सारे के सारे ऑपरेशंस डे टू डे मैनेज नहीं करता, तो अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। द कंपनी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है, मीनिंग इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी मतलब सैमसंग कंपनी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, ये प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं और किसी के अगेंस्ट केस फाइल भी कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो फर्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक ऐसा आदमी जो काम तो सारे आदमी वाले करते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, सिग्नेचर की जगह स्टैंप लगाना, लेकिन वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के जैसे इनहेल एक्सेल नहीं कर सकते। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फॉर इट्स मेंबर। कंपनी जो है लॉ के थ्रू बनती है, कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड होगी, वो तभी कंपनी मानी जाएगी, और ये कहीं ना कहीं मेंबर्स के लिए काम करती है। नॉर्मली लाइक अ मेंबर इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, किसी भी एक आम आदमी के जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। इनकर डेप्ट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं, जैसे आप और हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, ऐसे कंपनीज भी किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, और ये किसी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लाइक अ पर्सन इट कैन नॉट परफॉर्म फिजिकल एक्शन लाइक ब्रीथिंग और ईटिंग। एक ह्यूमन बीइंग इनहेल एक्सहेल करता है, बट कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मतलब बिजनेस के काम तो वो सारे करेगी, बट ह्यूमन नेचर के काम, ह्यूमन बॉडी के काम वो नहीं करेगी। इस वजह से उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टेक कंपनी कैन ऑन बिल्डिंग sue another company if needed, but it can't physically walk or talk. Separate legal entity. The company is distinct from its member the day it is created. देखिएगा, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन से कंपनी और उसके इन्वेस्टर दोनों अलग अलग आइडेंटिटी रखते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटी सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। अब आप सपोज करिए आपने सैमसंग में पैसे इन्वेस्ट करा, तो आप सैमसंग के शोरूम में, मतलब कंपनी के आउटलेट में जाके ये नहीं कह सकते मैं मालिक हूँ, ये सारे के सारे मोबाइल मेरे हैं, क्योंकि मैंने कंपनी में पैसा लगाया और मैं ऑनर हूँ, तो ये आउटलेट भी मेरा है। नहीं, आप भले इन्वेस्टर है लेकिन आउटलेट कंपनी का, तो एसेट्स हो गई, लायबिलिटीज होगी, ये कंपनी की हैं, आप सिर्फ एक इन्वेस्टर, तो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी रहती है। इफ अ कंपनी इनकर डेप्ट, क्रेडिटर्स कैन ओनली क्लेम द कंपनी एसेट्स। अगर कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट है तो कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो सिर्फ कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं अपने डेप्ट की रिकवरी के लिए, ना कि वो मेंबर्स पर क्लेम कर सकते हैं। नॉट द पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर। फॉर्मेशन, देखिएगा कंपनी का जो फॉर्मेशन है टाइम कंज्यूमिंग तो है, एक्सपेंसिव भी है, और बहुत सारे लीगल स्टेप्स इसके अंदर होते हैं। मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, और कोई भी कंपनी जो है कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या इससे पहले कोई भी कंपनी लो, जिसे हम लोग कंपनी एक्ट 1956 कहते हैं, तो कंपनी जो है 2013 या 1956 किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन, द कंपनी कंटिन्यूज टू इट्स एग्जिस्टेंस रिगार्डिंग ऑफ इट्स चेंजेस इन मेंबरशिप। देखिएगा मेंबरशिप तो बहुत सारी बदलती रहती है, कंपनी को सपोज करिएगा बने हुए 100 ईयर हो गए, 100 ईयर में पता नहीं कितने इन्वेस्टर्स आए होंगे, कितने गए होंगे, कितने इन्वेस्टर्स ने आगे अपने शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए होंगे, बट क्या कंपनी बंद हुई? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करती है। ओनली एंड्स विद लीगल वाइंड अप, ये कंपनी सिर्फ तभी बंद होती है जब कोई लीगल प्रोसेस ये फॉलो करते हैं अपने आप को वाइंड अप करने की। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ शेयर होल्डर डाइज और सेल देयर शेयर, द कंपनी स्टिल कंटिन्यू टू ऑपरेट। शेयर होल्डर की चाहे डेथ हो जाए या शेयर होल्डर अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को दे दे, कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। कंट्रोल मैनेजमेंट हैंडल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर। देखिएगा कंट्रोल की मैं बात करता हूं, एक कंपनी में ये सारे शेयर होल्डर हैं, इन सब ने पैसा लगाया, लेकिन ये सब कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लोग क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करेंगे, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं इनके बिहाफ पर कंपनी के सारे टास्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा और उनकी टीम, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे कंपनी के, मतलब बहुत सारे लोग जिन्होंने टाटा कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था, उन्होंने रतन टाटा को एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाकी इनके मेंबर्स को एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ था कंपनी का, कि शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर ये लोग कंपनी का बिजनेस ऑपरेट करेंगे और पूरी की पूरी कंपनी को मैनेज करेंगे। इनडायरेक्ट कंट्रोल, दे वोट ऑन द मेजर इश्यूज बट डू नॉट मैनेज डेली ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर इलेक्ट डायरेक्टर्स बट डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्फ इन डेली बिजनेस डिसीजन। नॉर्मली जो शेयर होल्डर्स हैं वो टाटा ग्रुप के अंदर पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डेली बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है। लायबिलिटीज,
मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर होल्डर। देखिएगा यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लायबिलिटी मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है कंपनी में लिमिटेड है। इफ अक्षय ऑन्स 2000 शेयर्स वर्थ ₹10 each, अक्षय ने 2000 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर है, एंड हैड पेड ₹7, मतलब अक्षय ने 7 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए कंपनी को दे दिए, और जबकि 2000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपए का बनता था। अब कंपनी जो है सिर्फ 6,000 रुपए देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। मतलब अगर कंपनी अनलिमिटेड लॉस में है तो वो अक्षय की पर्सनल प्रॉपर्टी से इस लॉस को पूरा नहीं करेगी, वो सिर्फ अक्षय से वो 6,000 रुपए की डिमांड कर सकती है जो अभी अनपेड अमाउंट है शेयर्स पर, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज कॉमन सील। देखिएगा कॉमन सील को हम लोग कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कहते हैं। अब कंपनी चाहे कितने भी कॉन्ट्रैक्ट में डील कर ले, लेकिन वो एक ह्यूमन बीइंग के जैसे सिग्नेचर तो नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या करती है अपने पेपर की ऑथेंटिसिटी के लिए एक ऐसे अपनी सील का यूज करती है। इट एक्ट एज द कंपनीज ऑफिशियल सिग्नेचर। ये जो कॉमन सील होती है कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, सिंस द कंपनी इटसेल्फ कैन नॉट साइन, नॉर्मली एसेंशियल फॉर द कंपनीज डॉक्यूमेंट टू बी लीगली बाइंडिंग। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तभी वो कंपनी के डॉक्यूमेंट जो होते हैं लीगली ऑथेंटिक माने जाते हैं। रिस्क बेयरिंग, ऑल शेयर होल्डर शेयर द रिस्क ऑफ लॉसेज। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं ये सब के सब रिस्क उठाते हैं लॉस का। लॉसेज आर स्प्रेड ओवर मैनी शेयर होल्डर, नॉट जस्ट वन और फ्यू। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो वो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन सब में वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ना कि ये सारा का सारा लॉस सोल प्रोवाइडर के जैसे एक मेंबर बियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी फेसेस फाइनेंशियल लॉसेज, ऑल शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग, अनलेस अनलाइक अ सोल प्रोवाइडर वेयर 1% बेयर ऑल द लॉसेज। यहाँ पर कंपनी के लॉसेज हुए, उसने उठा के इन सब शेयर होल्डर्स में वो लॉसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ना कि सोल प्रोवाइडर के जैसे किसी एक मेंबर में। नाउ द टॉपिक इज मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए एक शेयर होल्डर है, उसने एक शेयर 10 रुपए का लिया है, और लेकिन उसने सिर्फ अभी तक 7 रुपए दिए, तो अगर कंपनी लॉस में जाती है तो यहाँ पर शेयर होल्डर का अनपेड अमाउंट कितना है, 3 रुपए। तो ये जो शेयर होल्डर है सिर्फ 3 रुपए देंगे जो उसका अनपेड अमाउंट है, ना कि ये शेयर होल्डर कंपनी के लॉस को पूरा करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स आर ओनली लायबल फॉर द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। शेयर होल्डर सिर्फ उसी अमाउंट को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो शेयर्स की अनपेड अमाउंट है। पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर आर नॉट एट रिस्क। पर्सनल एसेट्स कभी भी शेयर होल्डर्स की यूज नहीं करी जाती कंपनी के लॉसेस को पूरा करने के लिए। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब ऑनरशिप की ट्रांसफर होना। देखिएगा ऑनर कौन है कंपनी का, शेयर होल्डर जिसने कंपनी में पैसा लगाया। आपने 2000 के अंदर कंपनी के 50,000 शेयर्स ली, लेकिन 2024 में आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने क्या किया अपने शेयर मार्केट में थर्ड पार्टी को बेच दिए, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट इजीली। जो भी मार्केट है शेयर मार्केट, वहां पर आप अपनी कंपनी के शेयर्स को इजीली बेच सकते हैं। दिस अलाउज शेयर होल्डर टू कन्वर्ट देयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के जब शेयर्स कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज नॉट लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड मनी यू कैन सेल योर शेयर्स ऑन रिलायंस इंडस्ट्री इन द स्टॉक एक्सचेंज। आपको पैसे की जरूरत है, आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर है, आप उठा के उनको शेयर मार्केट में बेच रहे हैं और उनको कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखिएगा कंपनी कभी भी मेंबर्स की डेथ से बंद नहीं होती। कितने सारे मेंबर होते हैं जो अपने शेयर्स किसी थर्ड पार्टी को बेच देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, कंपनी हमेशा चलती रहती है। कहते हैं ना मेंबर्स में गो मेंबर्स में कम, बट द कंपनी रिमेन्स फॉर एवर। यहाँ पर एक बोर्ड ऑफ मीटिंग हो रही है, बहुत सारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, और गॉड फॉरबिडन वहां पर सभी के सभी मेंबर्स की डेथ हो जाती है, तब भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी। द कंपनी कॉन्टिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई। इट हैज अ सेपरेट एंटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी की एंटिटी अलग है और मेंबर्स अलग है। इफ ऑल शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी डाई द कंपनी स्टिल कॉन्टिन्यू। स्कोप फॉर एक्सपेंशन। देखिएगा कंपनी के पास पैसा तो बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर शेयर मार्केट के थ्रू कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी वजह से कंपनी अपने आप को बहुत इजीली एक्सपेंड कर सकती है। अ कंपनी कैन रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। कंपनी को जब पैसों की जरूरत होती है शेयर मार्केट के थ्रू बहुत बड़ी फिगर कलेक्ट कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी एंड द ट्रांसफरेबल ओनरशिप अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को चाहिए क्या? मेरा रिस्क तो उतने है जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी है, और जब चाहूंगा प्रॉफिट पर या लॉस पर शेयर्स तो मेरे बिक ही जाएंगे, मतलब मेरा पैसा जब चाहूंगा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों चीजें जो होती हैं हर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स कैन इशू न्यू शेयर्स
और टेक लोन फ्रॉम बैंक टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू स्पेशलिस्ट। देखिएगा, कंपनी ही एक वो होती है जो आप लोगों को एक एक 1.5 करोड़ के पैकेजेस देते हैं, एक्सपर्टीज को बहुत बड़ी सैलरी देते हैं, प्रोफेशनल्स को बहुत बड़ी सैलरी देते हैं और अपना बिजनेस उनके थ्रू रन कराते हैं। एम्प्लॉयज एक्सपर्ट लीड्स टू बेटर डिसीजन मेकिंग एंड एफिशिएंसी। जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होती है। Infosys hire IT experts and managers who are skilled in their specific field, leading to better performance and growth. Infosys ने क्या किया, IT experts को हायर करा और उनके थ्रू बेटर डिसीजन से कंपनी को ग्रो किया। नाउ द टॉपिक इज लिमिटेशंस। देखिएगा, कंपनी के बारे में हमने फीचर्स पढ़े, हमने उसकी मेरिट्स पढ़े, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ लिमिटेशंस भी। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। सेटिंग अप अ कंपनी रिक्वायर मोर टाइम, एफर्ट्स एंड लीगल नॉलेज। देखो, कंपनी को बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसमें पैसा भी बहुत लगता है, लीगल प्रोसेस भी बहुत है, बहुत सारा पेपर वर्क है इसके अंदर, और कंपनी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन टाइम टेकर भी है। इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड देन फॉर्मिंग सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। अगर मैं बात पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर की करता हूं तो उसके कंपेरेटिवली तो इसका बनाना बहुत ही, इसका फॉर्मेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्राइवेट कंपनी को अपने आप को रजिस्टर्ड कराने में, इनकॉर्पोरेट कराने में बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। लैक ऑफ सीक्रेसी। देखिएगा, ये तो रूल है कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है, लॉस है, वो पब्लिक डोमेन पर आना चाहिए। हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने यूनिट्स की सेल हुई है, उसका रेवेन्यू कितना है, वहां पर कितनी सैलरी दी जा रही है, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, सब चीजें पब्लिक डोमेन में आनी कंपलसरी है। तभी तो इन्वेस्टर्स इन सब चीजों को देखने के बाद जज कर पाएगा कि उसका इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है। पब्लिक कंपनीज मस्ट शेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द पब्लिक। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है पब्लिक डोमेन पर, इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर, सब जगह अवेलेबल होती है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट टाटा मोटर्स की जो है पब्लिक में अवेलेबल है। इससे क्या होता है कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को भी कंपनी के बारे में सब पता चल जाता है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। ऑनर एंड मैनेजर्स आर ऑफन डिफरेंट पीपल। देखिएगा, ऑनर कौन है, कंपनी में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, और मैनेजर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप लोग मुकेश अंबानी को जानते हैं, बट क्या मुकेश अंबानी आपको जानते हैं? ये दोनों ही सेपरेट आइडेंटिटी हैं, इन्वेस्टर और मैनेजर। दिस कैन लीड टू लेस पर्सनल एफर्ट्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंपनी ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन लार्ज कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टॉप मैनेजर may not have personal contact with all the employees and customer। इन्फोसिस है, टॉप मैनेजमेंट बॉडी है, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको क्या लगता है कस्टमर्स के साथ उनका पर्सनल कांटेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज में ये बड़ा ही इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट होता है। न्यूमरस रेगुलेशन। अगर आप देखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 में जब भी आप कंपनी को रजिस्टर्ड कराते तो बहुत सारे एक्शंस, न्यूमरस लीगल एक्शंस आपको लेने होते हैं। कंपनी मस्ट फॉलो मैनी लॉज एंड रेगुलेशन। कंपनी को बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। दीज इंक्लूड ऑडिट, वोटिंग, रिपोर्ट, फाइलिंग एंड ऑब्टेनिंग वेरियस सर्टिफिकेट्स। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्री मस्ट कंप्लाई विद द सेबी रेगुलेशन। रिलायंस जो है, जब कंपनी बन रही थी तो उसे सेबी के सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना था। डिले इन डिसीजन मेकिंग। देखिएगा, कंपनी में जितने भी डिसीजन होते हैं सबके सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं। डिसीजंस गो थ्रू द सेवरल मैनेजरियल लेवल। यहाँ पर डिसीजन जो होते हैं बहुत सारे लेवल पर जाता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। हम अगर बात करते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, टॉप, मिडिल और लोअर। अब लोअर वाले अपनी बात कहते हैं तो वो मिडिल तक जाती है, मिडिल वाले टॉप तक, टॉप वाले फिर आंसर करते हैं, और जो बाद में मिडिल के थ्रू लोअर तक आता है। तो कहने कि प्रोसेस बहुत लंबा हो गया और इस चक्कर में डिसीजन नॉर्मली डिले हो जाते हैं। दिस कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। मारुति सुजुकी हैज टू बी अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जितने भी डिसीजन होते हैं मारुति सुजुकी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करता है। देन कम्युनिकेटेड डाउन द मैनेजमेंट चेन, और उसके बाद वो मैनेजमेंट चेन में नीचे की साइड उनको डाउनवर्ड्स लिया जाता है, उन सब के सब ऑर्डर को नीचे की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये डिले करते हैं। नाउ द टॉपिक इज ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। देखिएगा, कंपनी में हमें दिखाई क्या दे रहा है, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, कंपनी को रन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया गया और बड़ा फेयर दे, लेकिन रियलिटी कुछ हो रहा है। मतलब दिखता कुछ है, होता कुछ है। ऑल दो शेयर होल्डर्स आर ऑनर, दे हैव लिटिल कंट्रोल। दिखाया तो ये जाता है कि जो इन्वेस्टर है वो ऑनर है, मालिक है, लेकिन उनका तो कंपनी पे कंट्रोल है ही नहीं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफन मेक्स डिसीजन। अब यहां पर सारे के सारे डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, एंड समटाइम्स अगेंस्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। और ये बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। इन लार्ज कंपनीज फ्यू डायरेक्टर में कंट्रोल द कंपनी। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, कई बार कुछ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी को कंट्रोल कर जाते हैं, विद शेयर होल्डर्स हैविंग लिमिटेड से, और शेयर होल्डर्स का उसमें बिल्कुल नेग्लिजिबल रोल रहता है।
नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिएगा, कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और हर आदमी अपना बेनिफिट चाहता है। एम्प्लॉयज वांट हायर सैलरी, जितने भी लोग कंपनी में काम करते हैं एज एम्प्लॉय वो चाहते हैं उन्हें मैक्सिमम सैलरी मिले। कस्टमर्स वांट लोअर प्राइस, और कस्टमर चाहता है कि उसे सामान सस्ते रेट पे मिले। अब आप सोचिए, अगर कस्टमर को कंपनी सस्ते रेट पर सामान देगी तो कंपनी को प्रॉफिट कम होंगे, तो एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे ज्यादा दे सकती है वो। शेयर होल्डर वांट हायर डिविडेंड, और जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। मतलब इन्वेस्टर की देखिए क्या पॉलिसी क्या है, कंपनी में पैसा लगाया, प्रॉफिट ज्यादा है, और उसी कंपनी का सामान बाजार से सस्ता खरीदो, मतलब दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन कंपनी, डिफरेंट स्टेक होल्डर हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, बैलेंसिंग दीज इंटरेस्ट कैन बी डिफिकल्ट। अब जितने भी कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, और इन सबको बैलेंस करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कंपनी की, तो ये हमारी दो तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। हम इसको कुछ ऐसे से समझते हैं, प्राइवेट कंपनी स्मॉल फैमिली, पब्लिक कंपनी लार्ज फैमिली। प्राइवेट कंपनी, रवि और प्रिया ये दो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने अपनी एक प्राइवेट कंपनी बनाने के बारे में सोचा जिसका नाम है क्राफ्टी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। हालांकि इसके अंदर दो ही ऑनर हैं और इन्होंने अपने शेयर्स किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं बेचने, कांट सेल देयर शेयर्स विद ईच अदर। अब यहाँ पर ये किसी भी थर्ड पार्टी को शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। दे डोंट नीड टू आस्क पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट, ये पब्लिक से भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन दे कैन स्टार्ट सेलिंग देयर क्राफ्ट, और जैसे ही इनकी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, यहाँ पर रवि और प्रिया अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। विद जस्ट द टू ऑफ देम एज ए डायरेक्टर, और इस कंपनी में ये दोनों डायरेक्टर भी बन सकते हैं। दे कैन मैनेज द कंपनी देमसेल्फ, और अपने आप ये दोनों कंपनी मैनेज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट शेयर, मेंबर्स अपने शेयर्स किसी को नहीं बेच सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, हमने एग्जाम्पल में भी 2 ही लिए हैं, और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। डू नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज, ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। मस्ट यूज द टर्म प्राइवेट लिमिटेड, और किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का लिखना कंपलसरी। प्रिविलेजेस ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेनिफिट्स क्या क्या है। फर्स्ट, फॉर्मेशन, सिर्फ 2 मेंबर्स की जरूरत होती है। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं करने, क्यों नहीं करने, जब लोगों से पैसा ही नहीं लेना है तो उनको प्रोस्पेक्टस भी नहीं इशू किए जाते। शेयर्स अलॉटेड, कैन अलॉट शेयर्स विदाउट नीडिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखिएगा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है उसका एटलीस्ट 90% पैसा पब्लिक कंपनी को दे। अगर 90% से कम पैसा पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इसका मतलब कंपनी के पास इनएडिक्वेट फंडिंग है, और कंपनी अगर इनएडिक्वेट फंडिंग से बिजनेस स्टार्ट करेगी तो लॉसेस के चांसेस ज्यादा हैं। इस सिचुएशन में कंपनी के लिए रूल है, इनएडिक्वेट फंडिंग मतलब लेस देन 90% इशू से अगर कंपनी बिजनेस शुरू करेगी तो लॉस होगा, तो इसलिए वो पैसा पब्लिक को वापस कर दिया जाए। तो यहां पर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर्स, नॉर्मली 2 ही डायरेक्टर्स की जरूरत होती है, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इंडेक्स ऑफ मेंबर, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ मेंबर। मतलब ये हो गया, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज के मेंबर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और नॉर्मली इतने लिमिटेड मेंबर्स का रिकॉर्ड रखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। अगर यही पब्लिक कंपनी हो, उसमें 10 लाख 20 लाख 40 लाख मेंबर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका तो रिकॉर्ड रखा जाएगा, लेकिन जहां पर 5 10 20 50 लोग हैं उनका रिकॉर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी, अब रवि और प्रिया चाहते हैं कि ये जो क्राफ्टी क्रिएशन है इसको ये लोग पब्लिक कंपनी की फॉर्म में बदले। अब पब्लिक कंपनी बनाने के लिए उनके पास मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, जबकि प्राइवेट में मिनिमम 2 थे। एनीवन कैन फ्रीली बाय एंड सेल शेयर, कंपनी के शेयर्स को हम इजीली बेच सकते हैं और खरीद भी सकता है कोई भी व्यक्ति। दे कैन आस्क पब्लिक टू इन्वेस्ट, और ये जो पब्लिक कंपनी होती है इसे पब्लिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये पब्लिक से पैसा अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर सकती है। मतलब ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं पब्लिक के पास, और पब्लिक जो है पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। इन शॉर्ट, प्राइवेट कंपनीज आर स्मॉल फैमिलीज एंड डू नॉट आस्क एनीवन टू इन्वेस्ट। प्राइवेट कंपनी जो है स्मॉल फैमिलीज हैं, बजट कम है, रिक्वायरमेंट्स कम है, तो ये लोगों से पैसा नहीं मांगते, इन्वेस्टर से पैसे की डिमांड नहीं करते। बट पब्लिक कंपनी आर बिगर एंड आस्क मनी टू बाय शेयर। बट पब्लिक कंपनी एक बड़ी फैमिली है, तो यहां पर ये पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देते हैं कि वो उनके शेयर्स को बाय करें। पब्लिक कंपनी के मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। डू नॉट रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स पब्लिक कंपनी की कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज, और ये पब्लिक को कहीं ना कहीं इन्वाइट करते हैं अपने शेयर्स को खरीदने के लिए।
अब अगर मैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के डिफरेंसेस की बात करता हूँ तो सबसे पहला डिफरेंस है मेंबरशिप। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2। हालांकि पब्लिक में अनलिमिटेड 10 लाख 20 लाख करोड़ कितने भी मेंबर्स उसके हो सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 200 चाहिए। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी इस मामले में एक एडवांटेजियस पोजीशन पर है। इंडेक्स ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी के लिए मैंडेटरी है अपने मेंबर्स का रिकॉर्ड रखना, क्योंकि वो बहुत सारे होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में ये कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि मेंबर्स बहुत ही कम होते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स को बेचना, पब्लिक कंपनी में हम किसी को भी शेयर्स बेच सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में ये चीज रिस्ट्रिक्टेड है। इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, पब्लिक को इन्वाइट करना शेयर्स खरीदने के लिए। पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स, पब्लिक कंपनी तो ये काम कर सकती है कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं अपने शेयर्स बेचने के लिए, जबकि प्राइवेट कंपनी ये काम नहीं कर सकती। सो फाइनली हमारा ये चैप्टर आज पूरा हो जाता है। आप आज के यूथ हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, यूट्यूब से चीजों को समझते हैं और 100% मार्क्स गेन करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।